अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सजनी मर्डर कैसे है। 26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में हो जाती है। कठिन तौर पर यह हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। अभी पुलिस इस लाहौर हत्याकांड को सुलझाती कि अगले ही दिन इस महिला का पति भी लापता हो जाता है। अब पुलिस इस कैसे को और लपटपति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर्सनली इस कैसे में इंटरेस्ट लेते हैं और कैसे की जांच के आदेश देते हैं। फिर पुलिस इस कैसे को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख कल डिटेल्स की जांच करती है। हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की कई टीम सालों तक एक अनजान शख्स की तलाश में लगा दी जाती है। फिर जो 15 साल की मेहनत के बाद खुलासा होता है, उसके बड़े में जानकर हर कोई शौक रह जाता है। इस कैसे में पुलिस का कम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया था कि आप बस मुझे इतना बता दो कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर कैसे की पूरी कहानी। चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल्स से वीडियो में, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 से। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णा नाम के एक व्यक्ति के फ़ोन की घंटी बजती है। ओके कृष्णा फ़ोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से उनके दामाद तरुण कुमार जिनराज की आवाज़ आई है, जो रोटी हुए का रहा था कि घर में और लुटेरे ने इस लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की भी हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णा अपने कुछ रिश्तेदारों तथा पत्नी के साथ भागते हुए अपनी बेटी दामाद के घर जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचने हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा समाज बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, जिसके गले में दुपट्टा बना हुआ है। उसके बगल में ही उनका दामाद तरुण बैठे दहाड़े मारकर रो रहा है। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में लोग ले जाते हैं, मगर अस्पताल में उसे अमृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर आते हैं और मामले की जांच शुरू करते हैं। पहले नज़र में ही लूटपाट के दौरान की गई हत्या का मामला बावजूद पुलिस वाले एक एक चीज़ की बारीकी से जांच करते हैं और घटनाक्रमों को समझने के लिए अमृत महिला सजनी के प्रति तरुण से पूछताछ करती है। इस पूछताछ के दौरान भी तरुण दहाड़े मार मार कर रोता चिल्लाता रहा है। इस कारण पुलिस ज़्यादा दबाव देकर उससे कुछ पूछताछ नहीं करती है, बल्कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। तरुण जरूर दहाड़े मारकर रो रहा था, मगर क्राइम सीन पर पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंक रहा था। खोजी कुत्ते की हरकत से लोगों के जहां में सवाल आने लगता है कि इस लूटपाट और हत्या में कहानी तरुण का ही तो हाथ नहीं की स्थिति को देखते हुए लोग तुरंत ही इस संभावना से इनकार कर देते हैं। कमल की बात तो यह होती है कि जब तरुण को अंतिम बार हॉस्पिटल में सजनी को देखने के लिए लाया जाता है, तब भी खोजी कुत्ता इस पर भौंकना शुरू कर देता है। यहाँ भी कुत्ते की हरकत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और मामले की जांच बढ़नी रहती है। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालात ज़्यादा खराब थी, इसलिए पुलिस उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। मगर यह क्या घटना के अगले ही दिन यानी 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव तरुण का पता लगाने की कोशिश करती है, मगर तरुण का कहानी भी आता पता नहीं चला है। अब लोगों को खोजी कुत्ते के भौंकने का मतलब समझ में आने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि सजनी की हत्या में ज़रूर तरुण का कोई हाथ था। अब पुलिस की कई टीम तरुण को खोजना में लगा दी जाती है, मगर तरुण का कोई आता पता नहीं चला है। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी सजनी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। फिर दर्ज होने के बावजूद पुलिस तरुण को खोजना में नाकाम रहती है। 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है, मगर पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब ए चुका था साल 2006, जो पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रहते हैं। तो अब सजनी के पिता इंसाफ मांगने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले कई कोशिशें में तो यह नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के अल पुलिस अधिकारियों को बुलेट हैं और सजनी मर्डर कैसे की फाइल खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देते हैं। इसी के बाद 2006 में एक बार फिर से इस कैसे की फाइल दोबारा खोली जाती है और फिर से जांच शुरू होती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर एक शर्मा को दी जाती है। विशाल बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं, मगर एन तो सजनी के कातिलों का और ना ही सजनी के पति तरुण का कहानी आता पता चला है। अब साल आता है 2012। अब इस मामले की जांच डीपी दीनान भद्रन के नेतृत्व में शुरू होती है। सबसे पहले इस कैसे में शामिल एक एक शख्स के इतिहास भूगोल को कंगाल जाता है। यह टीम अपना पहले टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का रखती है।
इसके पीछे की सोच यह थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसीलिए अगले कुछ महीना में पुलिस द्वारा कई हजार लोगों के प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक एक मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर पर आने जाने वाले कल की भी निगरानी की जान लगती है और सभी नंबर की कल डिटेल्स भी निकाल जाती है। ऐसे अगले कई महीने तक चला राहत है और इस दौरान पुलिस की कई टाइम लगभग 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर की कल डिटेल्स निकलते हैं, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के किसी व्यक्ति से नहीं निकलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वो तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपनी पेनी नज़र बनाए रखते हैं। खासतौर से तरुण की मां अन्नम्मा और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जान लगती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अन्नम्मा के मोबाइल पर भी एक भी ऐसा कल नहीं आता है जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंच सके। पुलिस वाले दूसरा तरीका अपने का फैसला करते हैं और अपना भविष्य बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रखकर रही तरुण की मां अनुमान तक चाहते हैं और फिर यहाँ नाटक करके किसी तरह यही पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगता है। यहाँ पुलिस का टारगेट था कि शायद अम्मा के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए उन्हें तरुण का कुछ आता पता मिल सकता है। पुलिस को यहाँ तो बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है, मगर अन्नम्मा के कुछ पड़ोसी ज़रूर पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल यहाँ गैस के तौर पर रहते हुए जब पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ भी अपना व्यवहार मधुर कर लेते हैं तो कुछ पड़ोसी पूछे जान पर बताते हैं कि इस बुद्धि अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक तो अहमदाबाद में राहत है जबकि दूसरा बेटा कहानी साउथ इंडिया में राहत है। पुलिस के लिए छोटी मगर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अब पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी अन्नम्मा पर ही बनाए रखते हैं। जांच में सामने आता है कि अन्नम्मा बीच बीच में केरल भी चाहती हैं। जब पुलिस वाले अपनी लगातार निगरानी अनम पर बनाए रखते हैं तो उन्हें पता चला है कि केरल जान के बाद तरुण की मां बेंगलुरु जान के पीछे की वजह है। क्या इस बात का जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले अब अन्नम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाल देते हैं और इस पर आने जाने वाले एक एक नंबर की डिटेल खंगालना शुरू कर देते हैं। कई महीना तक नज़र बनाने के बावजूद पुलिस को अन्नम्मा के मोबाइल पर एक भी सस्पाइसियस नंबर नहीं मिलता है। इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की मां के मोबाइल पर नज़र बनाए रखते हैं। पुलिस वालों की यह मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब होती नजर आई है। दरअसल एक दिन अन्नम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। जब इस नंबर की डिटेल पुलिस द्वारा निकाल जाती है तो पता चला है कि यह नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज है जो बेंगलुरु में रह रही है। अभी पुलिस इस निशा परवीन की डिटेल्स निकाल पाती कि कुछ ही महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अन्नम्मा के मोबाइल पर फ़ोन आता है। यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाल जाती हैं तो पता चला है कि यह लैंडलाइन नंबर तो बेंगलुरु में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम और अकाल इंडिया कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। इस कंपनी में लगभग 33,000 कर्मचारी का डाटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारी का डाटा चेक करती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की वर्षों पुरानी फोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी लोक इंडिया की ऑफिस के इर्द गिर्द खड़े कर दिया जाता है तथा ऑफिस में आने जाने वाले एक एक व्यक्ति पर नजर रखना को कहा जाता है। कई दोनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में दिखे रहे शख्स की तरह ही एक व्यक्ति को उसने इस बिल्डिंग में देखा है। पुलिस वाले जब उसे तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति का डिटेल कंपनी से पता करती है तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है ऑल में वह ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव परवीन बटेली हैं। पुलिस को समझ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बादल कर रहा। जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द छाप मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले अपना यह प्लेन बादल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तरुण को इस बात की भग गई तो वो लापता हो सकता है। इसलिए अब तरुण को पकाने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के केबिन में जाते हैं और बिना कुछ कहे हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ते हैं। 15 सालों में पहले बार किसी ने उसे शख्स को तरुण का कर पुकार था। तरुण नाम सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वह पसीने पसीने हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाले शख्स ने अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया था। इससे यह कंफर्म हो गया था कि सामने मौजूद व्यक्ति अल में तरुण है जो प्रवीण भाटेले के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल तुरंत नीचे मौजूद अपनी टीम को खबर करते हैं और तुरंत वो तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जी पहचान को उसने छुपाई रखा। पुलिस ने उसका पता कर ही लिया, इसलिए वह भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक सवाल का जवाब पूछता है कि आप मुझे बस इतना बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले करने वाली सजनी के बड़े में तरुण से पूछताछ करती है। इस बड़े में खुलासा करते हुए तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वह खुश नहीं था।
वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मगर परिवार वालों की बटन में आकर वो बैंक में कम करने वाली सजनी नाम की महिला से मिलता है और फिर 2002 में सजनी से ही शादी कर लेट है। बहुत जल्द वो शादी से अब जाता है और फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वह उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसी के बाद वो भोपाल में स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है तथा अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सर समाज इधर उधर बिगड़ा है और फिर घर मेले का नाटक करता है। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक जताता है, उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में शक किसी तरुण की तरफ ही घूमने लगती है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर अगले दिन तरुण वहां से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही गर्लफ्रेंड धक्का देकर तरुण को वहां से यह कहते हुए निकाल देती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के कुलसी के मुताबिक इसके बाद वह भोपाल में रह रहे अपने एक दोस्त प्रवीण बटेली के पास जाता है। प्रवीण भाटेले कॉलेज के दोनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहाँ आकर तरुण प्रवीण को बताता है बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, अब उसके पास ना घर है ना पैसा है और ना ही कोई जब है, इसलिए उसे कोई कम दिलाई। तरुण की हालात देखते हुए प्रवीण उसे अपनी ही एक कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेट है। यही कम करते हुए तरुण के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वह धीरे धीरे प्रवीण से काफ़ी नज़दीकी बनाता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी उसे करना शुरू कर देता है। इस दौरान वह चुपके से प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट और कॉलेज का सर्टिफिकेट स्कैन कर लेट है। तरुण उन डॉक्यूमेंट में प्रवीण की जगह अपनी फ़ोटो लगाकर खुद ही प्रवीण भाटेले के तौर पर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागज़ों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण भाटेले के नाम पर वो पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट भी बावा लेट है। कुछ समय तक वह इधर उधर समय बिताता है और फिर 2012 में बेंगलुरु चला जाता है, जहां वह प्रवीण के डॉक्यूमेंट के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेट है। इस नौकरी के बदले कंपनी से उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिलता है। वो कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका के डर पर भी जाता है। कमल की बात तो यह थी कि वो ये दौरा और जब सब कुछ फर्जी दस्तावेज के दम पर कर रहा था मगर कभी भी पड़ा नहीं गया। 2012 में ही प्रवीण की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ ही दोनों की मुलाकात के बाद प्रवीण निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनी बनाई कहानी सुनकर निशा तरुण के प्यार में पच जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलुरु में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगता है। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलुरु आते थे तो तरुण निशा से कहता था कि उनके चाचा और चाचा समय के साथ तरुण और निशा 2 बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। इन सभी कुलसी के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जय भेज दिया जाता है। फिलहाल वो जय नहीं है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है तो निशा बताती हैं कि वह तो इस शख्स को केवल प्रवीण भाटेले के तौर पर जानती हैं। फिलहाल की इसकी बात करें तो कभी लाखों की नौकरी करने वाला तरुण अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार वह अलग अलग ग्राउंड पर बेल की अपील करता रहा है, मगर उसे किसी भी अदालत द्वारा बेल नहीं दी गई है और फिलहाल वो जय में ही है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था तो देश में जमकर अहमदाबाद पुलिस की प्रशंसा हुई थी दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बड़े में। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।